हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो बायोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जनन अर्थात रिप्रोडक्शन, इसको लेकर आए हैं। और आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इससे बोर्ड में लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ एक चैप्टर से। और ये कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना विलम्ब किए हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हम जानते हैं कि जनन के बारे में। पहले जनन क्या होता है? तो जनन किसे कहते हैं? जनन का अर्थ होता है कि जो सजीव होता है वो अपने जैसे संतति को उत्पन्न करना और अपनी संख्या में वृद्धि करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं जनन कहलाता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें समय लगता है ना। एक बच्चा को जन्म देने तक में क्या लगता है? समय लगता है। तो ये क्या हो गया? प्रक्रिया हो गया। तो जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। अब है जनन की कितनी विधियां हैं, यानी कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन जो है दो प्रकार की होती है ना। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। क्या क्या होता है? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो इसमें जो है एक जनक अर्थात एक जीव ही भाग लेता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन में होता क्या क्या है। तो एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, है ना। जब एक जीव जो है जनक जनन में भाग लेगा तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अलैंगिक जनन। युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और इसमें जो है युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का अर्थात नर युग्मक यानी कि शुक्राणु, मादा युग्मक यानी कि अंडाणु। इसमें युग्मक का भाग नहीं होता है ना, यानी कि युग्मक निर्माण नहीं होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान अर्थात समरूप होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सतत गुणन के लिए यह एक बहुत उपयोगी माध्यम है। सतत गुणन का अर्थ यानी कि ये जो है अपनी संख्या यानी कि बहुत मात्रा में अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इसके लिए बहुत उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है। और यह जो है सिर्फ निम्न वर्ग के जीवों में ही पाया जाएगा, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इसमें ही पाया जाता है ना। इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। सही बात है। अगर मान लीजिए कि युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा तो निषेचन की क्रिया होगा ही नहीं, है ना। इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है या असमसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। अब जो है इसमें जो है या तो समसूत्री कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका का विभाजन किस प्रकार होता है? समसूत्री या असमसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। किसमें? लैंगिक जनन में, है ना। अब चलते हैं हम लोग लैंगिक जनन। लैंगिक लैंगिक जनन में जो है यहाँ पर दो जनक आकर के भाग लेगा और नए जीव का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो दो एकल जीव अर्थात एक नर व मादा मिलकर के क्या करेगा? नए जीव का उत्पन्न करेगा, उसे कहेंगे लैंगिक जनन। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। सही बात है, यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक बनेगा। क्यों? क्योंकि एकल जीव दो आकर के भाग लेता है अर्थात युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता है। देखिए इसमें जो है आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों तो समान होगा लेकिन समरूप नहीं होता है। अर्थात लैंगिक जनन में बच्चे अपनी मम्मी पापा की तरह तो दिखाई देते हैं परंतु समरूप नहीं होते। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग होते हैं, है ना। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है, और ये जो है प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। कैसे? तो आप अपने मम्मी पापा के तरह नहीं दिख सकते, सब सब अलग अलग होता है ना, कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग जरूर रहता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अपने ही परिवार में आप देखेंगे सब अलग अलग शक्ल के होते हैं, है ना। फिर है उच्च वर्गों के जीवों में पाया जाता है, और ये जो है ना उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। कौन सा? लैंगिक। इसके बाद है कि जैसे कि जानवरों में, मनुष्यों में देखने को मिलता है ना ये उच्च वर्ग के, क्योंकि ये उच्च जीव जो उच्च वर्ग के जो जीव होता है वो बहुकोशिकीय होता है ना। इसमें निषेचन की जरूरत पड़ती है, और इसमें जो है निषेचन की जरूरत पड़ती है। फिर कह रहा कि इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। इस प्रकार के जनन में किसका विभाजन होता है? कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो तुम आपसे पूछेगा कि लैंगिक जनन में
जो कोशिका का विभाजन होता है वो कैसा होता है, अर्धसूत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है, अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है लैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन में कैसा होता है, समसूत्री या असमसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। अब हम लोग आते हैं अलैंगिक जनन की विधियां पर कि अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं। देखिए, अलैंगिक जनन बोलिए या अलैंगिक प्रजनन बोलिए, किसी किसी बुक में जनन और प्रजनन दिया रहता है अलग अलग, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अलैंगिक जनन की विधियां है, विखंडन विधि है, खंडन विधि है, पुनर्जनन है ना, मुकुलन, बीजाणु समासन और कायिक प्रबंधन है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला से, विखंडन क्या होता है, फिजन क्या होता है। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसे विखंडन कहते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो एक कोशिकीय जो जीव होता है वो दो कोशिकाओं में या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विखंडन। दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है ना। या ऐसे ही बोल सकते हैं, जब कोई एक कोशिकीय जीव दो या दो से अधिक जीवों में विभाजित हो जाती है उसे विखंडन कहते हैं। जैसे कि अमीबा, अमीबा दो भाग में बट जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अमीबा जो है दो भाग में बट करके दो कोशिका का निर्माण किया है, इसीलिए इसको कहेंगे द्विखंडन, है ना। अब यहाँ पर जो है जीवाणु है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, कोशिकीय शैवाल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो द्विखंडन भी विखंडन जो होता है ये भी दो प्रकार के होता है। विखंडन जो है ये भी दो प्रकार के होता है, द्विखंडन या बहुखंडन। द्विखंडन को ही द्विविभाजन कहते हैं और बहुखंडन को बहुविभाजन कहते हैं। देखिए, द्विखंडन या द्विविभाजन क्या होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, कितनी कोशिकाओं में, दो कोशिकाओं में, जब कोई एक कोशिकीय जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब जो है द्विखंडन होता है। इस सब में क्या होता है, द्विखंडन होता है। अब यहाँ पर आ गया बहुखंडन। बहुखंडन किसको कहेंगे, तो बहुखंडन जो है जब कोई जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है तो उसे कहा जाता है बहुखंडन या बहुविभाजन। जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि एक जीव होता है और ये जो है मलेरिया परजीवी है और ये जो है बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बहुखंडन। आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है प्लेज्मोडियम, बहुत बहुत वीवीआई एग्जाम्पल है ना। इसके बाद है खंडन। खंडन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। तो इस प्रजनन या इस जनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव जो होता है ना, सरल संरचना का मतलब हो गया इसमें ज़्यादा कोशिका नहीं पाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 ही पाया जाएगा, है ना। तो इस प्रजनन में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि खंडित हो जाता है और ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है, खंडन कहा जाता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो होता है ये इस प्रकार का होता है और ये क्या होने लगता है, टूटने लगता है, लेकिन ये अपने आप नेचुरली विकसित होकर क्या करेगा, टूटेगा। तो खंडन में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो विकसित होकर अपने आप नेचुरली क्या होते हैं, टूट जाते हैं, है ना। अब अगला जो है वो है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। पुनर्जनन या पुनरुद्भवन ये क्या होता है, देखिए इससे पहले हम पढ़े थे खंडन। खंडन के बाद जो आता है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। ये इसमें क्या होता है, उसमें जो है सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जीव होता था वो अपने आप टूट जाता था, लेकिन इस प्रकरण में क्या होगा, किसी कारणवश। सर किसी कारणवश का मतलब क्या हुआ, देखिए पहले पढ़ते हैं इसके बाद बताते हैं। तो इस प्रकरण में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पुनर्जनन कहा जाता है। सर यहाँ पर आप बोले किसी कारणवश, किसी कारणवश का मतलब हो गया कि जैसे हवा चला टूट जाएगा, कोई चिड़िया या जानवर दौड़ रहा है तो उससे लग गया तो टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। या आदमी से भी हो सकता है, लग गया पैर में और टूट गया, तो ये टूट करके पूर्ण रूप से नए जीव का क्या करता है, रीजनरेशन करता है, यानी कि निर्माण करता है, पुनर्निर्माण करता है जो टूटा हुआ भाग है ना। तो उसे हम लोग कहेंगे
पुनर्जनन। जैसे कि प्लेनेरिया इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हाइड्रा भी होगा। प्लेनेरिया में क्या होता है कि ये जो आपको ये वाला याद रखना, आपको किताब में दिया हुआ प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया में क्या होता है, ये जो है ये टूटेगा और फिर करके क्या होगा, जुड़ जाएगा, फिर नए जीव का निर्माण कर लेता है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुकुलन, ये भी बहुत अच्छा है। मुकुलन, मुकुलन का अर्थ यहाँ पर जो है, मुकुल का अर्थ होता है उभार आना। मुकुल का मतलब क्या होता है, किसी पर उभार आना, है ना। तो इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और यह मुकुल जो है पहले छोटे जीव यानी कि नन्हे और फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, और क्या होता है, जनक से अलग हो जाता है, अपने पेरेंट्स से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। उदाहरण के लिए ईस्ट है, हाइड्रा है। तो ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय जीव है और हाइड्रा जो है बहुकोशिकीय जीव है ना। तो मुकुलन किसे कहते हैं कि ऐसा जीव जिसमें पहले उभार उत्पन्न हो, फिर वो विकसित हो जाए और फिर वो अपने जनक से क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं। देखिए ये है ईस्ट, इसको खमीर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मुकुल आ गया है ना, इसमें देखिए यहाँ पर ये जो है ये मुकुल है और ये फिर जनक से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है और ये क्या है, ईस्ट। ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है और हाइड्रा जो होता है बहुकोशिकीय जीव होता है। अब आते हैं हम लोग बीजाणु समासंग में। ये बीजाणु समासंग या बीजाणु जनन क्या होता है, तो कहता है कि कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है, जिनमें बीजाणु होते हैं। कुछ जीव जो होते हैं उसके तंतुओं के सिरे पर क्या होता है, बीजाणु धानी बनते हैं और उसमें बीजाणु होते हैं। फिर बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो मोटी भित्ति से रक्षित रहती है और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगता है और वृद्धि करके क्या करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बीजाणु समासंग। सर इसका एग्जाम्पल बताइए। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखिए होता क्या है कि आप जब जो है रोटी या ब्रेड को अगर मान लीजिए उसको नमी मिल रहा है, पानी मिल रहा है और छोड़ दीजिएगा, उसको पानी उनी पड़ जाएगा तो उस पर फफूंद लग जाता है, फुफड़ी लग जाता है ना। वो जो फफड़ी होता है उसको जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, है ना। और उसमें जो है ये लेयर बन जाता है, मोटी भित्ती बन जाता है ना। और ये जो है फटता है फिर तो ये बिखर जाता है, इसमें जो बीजाणु होते हैं ये बिखर जाते हैं और फिर जो है ये क्या होता है, ये फिर जो है विकसित होने लगता है, विकसित होकर के फिर से जाल बनाने लगता है कवक का। और ये जाल जो है बनाते बनाते इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बीजाणु समासंग। अब तुलसी के पौधा में भी आपको देखने को मिलता होगा, है ना। तो ये सब जो है ये किसका एग्जाम्पल है, बीजाणु समासंग का। सर इसमें होता क्या है, तंतुओं के जो सिरा होगा उस पर बीजाणुधानी बनता है, तंतुओं के सिरे पर क्या बनता है, बीजाणुधानी बनता है। और ये बीजाणुधानी होकर क्या होता है, उसमें बीजाणु बनता है और ये बीजाणु जो है गोल संरचनाएं होती है और मोटी भित्ति से क्या होता है, रक्षित रहता है। जब इसको प्रतिकूल परिस्थिति मिलता है तो ये फट जाता है और जब अनुकूल परिस्थिति मिलता है यानी कि नमी मिलता है, अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या, नमी मिलना। और जब नमी मिलेगा तो क्या होगा, ये वृद्धि करेगा, वृद्धि करके क्या करेगा, जीव का निर्माण करेगा। और ये पूरे प्रक्रिया क्या कहलाएगा बीजाणु समासंग यानी कि बीजाणु जनन कहलाएगा, है ना।